नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश पहुंचा जॉर्ज सोरस का बेटा, मोहम्मद यूनिस के साथ की मुलाकात। अर्थव्यवस्था, मीडिया, साइबर सुरक्षा पर बातचीत हुई। ट्रंप ने बांग्लादेश की मदद पर लगाई है रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेश पहुंचा जॉर्ज सोरस का बेटा, मोहम्मद यूनिस के साथ की मुलाकात। अर्थव्यवस्था, मीडिया, साइबर सुरक्षा पर बात। ट्रंप ने बांग्लादेश की मदद पर लगाई रोक। जल्दी से ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मोहम्मद यूनिस के साथ की मुलाकात, इस वक्त की बड़ी खबर। अर्थव्यवस्था, मीडिया के मुद्दे पर बातचीत हुई। बांग्लादेश में जॉर्ज सोरस का बेटा मोहम्मद यूनिस से मिले एलेक्स सोरस। यूनिस को बताया मानवाधिकारों का चैंपियन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं एलेक्स सोरस। सरकारों को गिराने और बनाने के लिए जाने जाते हैं इनके पिता सोरस। शेख हसीना की सरकार गिराने का उन्हीं के ऊपर, जॉर्ज सोरस के ऊपर ही आरोप लगा था। भारत को भी सचेत रहना होगा, क्योंकि जॉर्ज सोरस के बेटे की मोहम्मद यूनिस के साथ ढाका में मुलाकात इशारा बहुत कुछ करती है। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद। बीएन झा सर, थैंक यू सर। बीएन झा सर, दो सवाल हैं मेरे। जॉर्ज सोरस के बेटे का ढाका पहुंचना और मुलाकात करना मोहम्मद यूनिस के साथ, इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल जिसका जवाब मैं जानना चाहूंगा आपसे, कि क्या वाकई में जो अमेरिका का डीप स्टेट इतना प्रभावी है कि बाइडेन हो या डोनाल्ड ट्रंप, वो अपना काम जारी रखता है? सर। राजेश जी, मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले लेता हूँ। देखिए, डीप स्टेट की बात तो आजकल के समय में चला है, लेकिन आपको याद होगा एक वो दौर था हम लोगों के समय में। हम तो अभी भी हैं। आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले जी। की बात कर रहा हूँ मैं। कि अगर दुनिया में कहीं पे कोई किसी पेड़ से अगर पत्ता गिरता था तो सबसे पहले शक आता था कि कहीं ये सीआईए का तो खेल नहीं है कि ये उस मिक्स से ये पत्ता गिरा है। चाहे किसी भी दुनिया के किसी भी पार्ट में किसी राजनेता की हत्या हो जाए, कोई सरकार बदल जाए, कहीं पे कोई अप्रत्याशित सरकार जीत के सत्ता में आ जाए, तो सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि शायद इसमें सीआईए का हाथ है। हमारे देश को इंक्लूडेड, आपको पता होगा कि हमारे क्रायोजेनिक इंजन जब बन रहे थे रॉकेट्स के लिए, जी। स्पेस रॉकेट्स के लिए, वो खत्म हो गया। उसमें जो काम करते थे किसी को सजा हो गई, कोई मारे गए, बहुत कुछ हो रहा था। तो ये एक मतलब एक आम समझ थी लोगों को कि अमेरिकी स्टेट जो है, चाहे वो सीआईए हो, चाहे इसके और भी कोई आर्म्स हों, ये दुनिया के अलग अलग जगह में अपनी एक्टिविटी को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश में जितना कुछ अर्थव्यवस्था उसका है आज के दिन में, वो तो थैंक यू बोलना चाहिए भारत को और अमेरिका को कि आज वहां पे है जहां पे ये था। तो इसीलिए अमेरिका का भी स्टेक है यहाँ पे बांग्लादेश में। अब आती है जॉर्ज सोरोस का बेटा। तो देखिए, जॉर्ज सोरोस आज के दिन में वो कहते हैं ना कि किसी सांप के वो पाँव के ऊपर में आप उसके टेल के ऊपर में, पूंछ के ऊपर में आप पाँव रख दीजिए तो वो तड़फड़ा जाता है, और अगर वो काट ना पाए किसी कारण से तो वो और ज्यादा में गुस्से में हो जाता है। तो यही हाल है जॉर्ज सोरोस की। जॉर्ज सोरोस ने आज से लगभग 1.5 साल 2 साल पहले आम सभा में कहा था, आम इंटरव्यू में कहा था कि वो $2 बिलियन यहाँ पे जो भारत के जो विपक्ष हैं उनको देने के लिए तैयार हैं या देने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बदला जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के लिए कुछ ऐसा, कुछ इतना सारा कुछ कर रहे हैं जो उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था।
तो भारत बढ़ रहा था, ये उनको बर्दाश्त नहीं होता था, तो इसलिए $2 बिलियन उनका जो है वो पानी में चला गया। तो इसी तरह का उनका इन्वेस्टमेंट और भी जगह होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा। तो आज के दिन में वो बांग्लादेश आए हुए हैं, वहां पे वो आप वो कहते हैं कि ये इसको यूनुस को कहते हैं कि ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं। ये कैसा चैंपियन है जो वहां के माइनॉरिटी को, रिलीजियस माइनॉरिटी को आज मौत की घाट उतार रहा है, या उतरवाने में अपने जो जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको सहायता कर रहा है। ये कैसा चैंपियन है? ऐसे चैंपियन को तो जैसे भारत के कुछ लोगों ने पत्र लिखा था यूनाइटेड नेशंस को कि इसका जो नोबेल प्राइज था उसको वापस ले लिया जाए। तो यूनिस की आज वही स्थिति होनी चाहिए। और इसीलिए जो सरोज का बेटा वहां पे आया हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपनी किसी गतिविधि को बांग्लादेश में, जैसे एक फाउंडेशन उनका चल रहा है, उसके थ्रू वहां के लोगों को जो 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 उथल पुथल वहां पे हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हाथ देने के लिए वो भी बुला रहे हैं। और वो अब भारत के बिल्कुल कगार पे हैं, भारत से स्टोन थ्रो डिस्टेंस पे हैं। तो क्या भारत के भी जो कुछ यहाँ पे हमारे एंटी नेशनल जो हमारी गति वो उनके गतिविधियों में सम्मिलित हैं, यहाँ के कुछ जाने माने लोग उनके वो फाउंडेशन के मेंबर हैं, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, वो सारे लोग जानते होंगे। तो क्या उनको भी कोई एक मैसेजिंग की उनकी ये तमन्ना है कि बांग्लादेश में आके दे रहे हैं? ये सब आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये श्योरली किसी न किसी नेफेरियस एक्टिविटी का उनका बांग्लादेश में संकेत देता है। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा दें, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। अमेरिका में 2 दिन के अंदर 2 विमान हादसे, हवाई जहाज मिलिट्री हेलीकॉप्टर की टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर जहाज नदी में गिरे, कई शव बरामद, 4 लोग जिंदा निकाले गए। की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका में 2 दिन के अंदर 2 बड़े हादसे, हवाई जहाज और मिलिट्री हेलीकॉप्टर की आज टक्कर हुई। टक्कर के बाद हेलीकॉप्टर जहाज नदी में गिरे, कई शव बरामद, 4 लोग जिंदा निकाले गए। अमेरिका में 2 दिन के अंदर 2 हादसे हुए हैं। ये कल हुआ हादसा, F-35 जब क्रैश हुआ, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये आज का हादसा जहां पर ब्लैक हॉक अमेरिका का जो हेलीकॉप्टर था, उसने जहाज को टक्कर मार दी पीछे से, और बड़ा हादसा हुआ है। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी कई लोग जो हैं वो नदी के अंदर हैं, गोताखोरों को लगाया गया है, राहत बचाव कार्य जारी है। 2 दिन के अंदर 2 बड़े विमान हादसे अमेरिका के अंदर हुए हैं। F-35 हुआ क्रैश, और आज ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर ने पीछे से हवाई जहाज को टक्कर मार दी। ये 2 हादसे अमेरिका में कई सवाल खड़े करते हैं। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। अमेरिका में विमान हादसा, वॉशिंगटन डीसी में हुआ हादसा, रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट पर जो है यह हादसा हुआ। विमान हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हुई। क्रैश के बाद दोनों पोटोमैक नदी में जा गिरे। 4 क्रू मेंबर समेत 64 लोग सवार थे। गोताखोरों को नदी में उतारा गया है। 24 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। फिलहाल कई बॉडीज हैं, कई लोग हैं वो इस वक्त नदी के अंदर हैं। गोताखोरों को लगाया गया है ताकि उन्हें निकाला जा सके। लेकिन समझना होगा, हम सीधा बीएन झा सर के पास चलेंगे। सर, एक लंबा तजुर्बा आपके पास इंडियन एयरफोर्स में काम करने का। F-35 का क्रैश हो जाना, जिसकी कल हमने तस्वीरें देखी, और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिका की मिलिट्री का ही ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वो एक सिविल एविएशन के विमान के साथ टकरा जाता है। किस प्रकार से 2 दिन के अंदर हुए इन 2 हादसों को आप देखते हैं सर? दोनों हादसों में दूसरा जो हादसा था जो कि F-35 का था, उसमें तो कोई हताहत नहीं हुआ, एक ही पायलट था और वो भी इजेक्ट आउट कर गया है। ऑफ कोर्स जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश होके उसमें आग लग गई, वो तो बर्बाद हो गया। लेकिन दूसरा जो था जिसमें कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों का टक्कर हुआ था मिड एयर,
और उसके बाद जान माल की काफी वहां पे हानि हुई है। मेरी संवेदनाएं हैं उन सारे लोगों के साथ में जिनका 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 जो जान था उनका नुकसान हुआ है, जी। जान माल का, उनके परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। आपके चैनल के थ्रू मैं वो कन्वे करता हूँ। लेकिन ऐसा होता है कि देखिए, जो एक ह्यूमन फैक्टर हम लोग जानते हैं एविएशन में होती है, ज्यादातर जो एयरक्राफ्ट का एक्सीडेंट्स होता है, खास करके सिविल एविएशन में, इसमें कहीं न कहीं ह्यूमन फैक्टर, चाहे वो पायलट का दोष हो, चाहे उसके इंजीनियर का दोष हो, चाहे इन्वायरमेंट का दोष हो या ऑर्गेनाइजेशन का दोष हो, ये चारों फैक्टर उसमें आते हैं। और जहां तक एविएशन एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें हम लोग एक स्विस चीज मॉडल पे हम लोग यकीन करते हैं कि जितने छेद थे सब अगर एक लाइन में हो गए, सब अगर एक साथ में लागू हो गए, तो वो एक्सीडेंट जो होना है वो लगभग निश्चय है। तो ये चीज मॉडल जो होता है, स्विस चीज मॉडल, ये अक्सर इन एक्सीडेंट्स में लागू होता है। और जब जी। एक ऐसा एक्सीडेंट होता है तो हमने देखा है अपनी प्रोफेशनल कैरियर के दौरान कि लगातार एक दिन, दो दिन, तीन दिन के आसपास में और भी काफी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल संयोग की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा हमने जी। होते हुए देखा है। तो इस मामले में जो जो दो हवाई जहाज की टक्कर हुई है, उस दोनों के जो पायलट्स थे और जो पैसेंजर्स थे, उनकी जान माल की नुकसान हुई है। तो इसके लिए संवेदनाएं आपके चैनल की तरफ से। लेकिन उनको ऑफ कोर्स एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंक्वायरी जो है वो अभी बैठेगी, उसमें सारे जितने और लोग उसमें जो जो स्पेशलिस्ट होते हैं जहां गलती वो हुई है वो उसमें निकल बैठेंगे कर फिर। सामने आएगा सर, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास से, क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, जस्टिन ट्रूडो को कनाडा ने दिखाया आईना। निज्जर की हत्या में भारत का हाथ नहीं, एजेंसी बोली। पिछले चुनावों में दखल का आरोप लगाया, भारत बोला हमारा चुनावों में दखल में कोई रोल नहीं। जस्टिन ट्रूडो को कनाडा ने ही दिखाया आईना। निज्जर की हत्या में भारत का हाथ नहीं, एजेंसी। पिछले चुनावों में दखल का आरोप लगाया था, भारत बोला हमारा आपके चुनावों में दखल का कोई रोल नहीं है। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। निज्जर की हत्या में भारत का हाथ नहीं, एजेंसी ने साफ कर दिया। लेकिन पूरी डिटेल से जानकारी दे दें आपको क्या कुछ हुआ है। जस्टिन ट्रूडो को झटका, मैरी जोसी हॉग आयोग की रिपोर्ट सामने आई है, जिसका गठन 2023 में खुद जस्टिन ट्रूडो ने किया था। निज्जर हत्या के पीछे भारत का हाथ नहीं है, ये मैरी जोसी हॉग की रिपोर्ट कह रही है। सरकार ने गलत सूचनाएं फैलाई, ये आईना जो है मैरी जोसी हॉग ने जस्टिन ट्रूडो को दिखाया है, जो आयोग बनाया गया था। भारत के शामिल होने के सबूत नहीं मिले हैं। भारत, रूस, चीन का कनाडा की राजनीति में चुनावों में दखल है, ये आरोप लेकिन इस आयोग ने लगाया, जिसके बाद भारत ने कहा कि भारत ने किसी भी दखल से इनकार किया है। हम सीधा अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट बीएन झा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीएन झा सर, किस प्रकार से देखते हैं आपकी जस्टिन ट्रूडो लगातार पिछले 2-3 साल से भारत के ऊपर कई आरोप लगा रहे थे, सबूत मांगते थे, सबूत देने के लिए वो तैयार नहीं होते थे। फिर उन्होंने ही एक आयोग का गठन किया और उस आयोग ने ही उनको कहा कि निज्जर की हत्याकांड में भारत का कोई रोल नहीं है, और कनाडा की गवर्नमेंट ने फेक न्यूज जो है पूरी दुनिया में फैलाई है। सर जी हाँ, ये बिल्कुल उन्हीं दिनों से पता था। भारत सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो डे वन से ये कह रही कि इसमें भारत का कोई रोल है ही नहीं, हमारा वहां पे कोई स्टेक है ही नहीं। ये बात हम सब जानते हैं भारत में कि भारत के ही पंजाब सूबे के ही कुछ जो चरमपंथी या रेडिकलाइज जो सिख हैं, या फिर पाकिस्तान के वाले जो इलाका है पंजाब वाले, वहां के जो कुछ रेडिकलाइज सिख हैं, वो आज के दिन में कनाडा में काफी एक्टिव हैं। कनाडा ही नहीं, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में भी वो काफी एक्टिव हैं। तो उनकी जो गतिविधियां हैं वो संदेहास्पद रही हैं पिछले कुछ सालों से।
अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो कनाडा का एक मंदिर था, वहां पे हिंदुओं के साथ में इन सिखों ने, चरमपंथियों ने मारपीट की थी और वहां पे काफी सारा जो टेंशन था वो बढ़ा था। जी। लेकिन इस जो कमीशन है, ये जो इंक्वायरी कमीशन है, इसने बिल्कुल आईना साफ दिखा दिया है जस्टिन ट्रूडो को कि आप और आपकी सरकार ने, सबों ने मिलकर संसद में, कनाडा के संसद में बिल पास किया गया था कि इसमें इंडिया का हाथ है। इससे निंदनीय तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसद में आप उन्हीं चीजों को रखते हैं जिसका आपके पास में पूरा यकीन हो, आपके पास में एविडेंस हो कि ये चीज है, तभी आप संसद में ऐसा बोलते हैं। और जस्टिन ट्रूडो खुद ही ऐसा वक्तव्य दे गए थे जिसके बाद की उनकी वहां पे निंदा, उन्हीं के लोग वहां पे निंदा कर रहे थे। आज के दिन में जब ये कमीशन रिपोर्ट आ गया है, तो अब उनको अपनी कैबिनेट के ऊपर में और वहां की जो गतिविधियां चल रही कनाडा की धरती पे, उसको रिव्यू करना चाहिए और इन तरह की गतिविधियों पे लगाम लगाना चाहिए। देखिए, हम काफी दिनों से जानते हैं कि जो भी जी। सिख चरमपंथी हैं, उनका सबसे पहला अड्डा जो है वो कनाडा है। और कनाडा में भी कुछ एरिया जो हैं वो उन्हीं चरमपंथियों के भरोसे, उन्हीं के हाथ में है, जिसमें के पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहुत सारे लोग हैं। और ये इसीलिए जब भी आईएसआई का कोई चीज होता है या जिहादियों का कुछ चीजें होती है, जो गतिविधि कनाडा में चल रही है के थ्रू ठीक भी सर। होता है और ये भी उसमें लिप्त होते हैं। तो ये निंदनीय चीज है जो वो लोग करते हैं, लेकिन ये वेलकम सब्जेक्ट है कि ये इसका खुलासा इस कमिटी, इस इंक्वायरी कमीशन में आ गई है। आज के दिन में बहुत जरूरी है कि कनाडा इसका संज्ञान ले और आगे से ऐसी गलती ना करे, ऐसे ब्लाइंडली जो वो एलिगेशन लगाते हैं ऐसा ना करे। राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं आता हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर। ग्वांतनामो की जेल में रखने जा रहे हैं ट्रंप। ग्वांतनामो की जेल में रखे जाते हैं अलकायदा के आतंकी। अमेरिका अवैध प्रवासियों पर बेहद सख्त, अवैध प्रवासियों के साथ आतंकी जैसा ट्रीटमेंट करने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप। ग्वांतानामो की जेल में रखने जा रहे हैं ट्रंप अवैध प्रवासियों को, जहां पे अलकायदा, आईएस के आतंकी रखे जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन पहले जल्दी से एक बार ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से जानकारी आपको दे दें, उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाता हूं। अवैध प्रवासियों पे सख्त, ट्रंप ग्वांतनामो की जेल में रखने की तैयारी। यहां पर आतंकी रखे जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से तमाम प्रवासियों में टेंशन। अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं। अलकायदा, आईएस के आतंकियों को ग्वांतनामो की जेल में रखा जाता है। माना जाता है कि यह दुनिया की सबसे सुरक्षित और खतरनाक जेल है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुन लीजिए और उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलते हैं। Today, I'm also signing an executive order to instruct the Departments of Defense and Homeland Security to begin preparing the 30,000 person migrant facility at Guantanamo Bay. Most people don't even know about it. We have 30,000 beds in Guantanamo to detain the worst criminal illegal aliens threatening the American people. Some of them are so bad we don't even trust the countries to hold them because we don't want them coming back, so we're going to send them out to Guantanamo. This will double our capacity immediately, right? And that's a tough place to get out of. Today's signings bring us one step closer to eradicating the scourge of migrant crime in our communities once and for all. And it was it's just an unforced error that we even have to be doing this. Now we need Congress to provide full funding for the complete and total restoration of our sovereign borders, as well as financial support to remove record numbers of illegal aliens. चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट बीएन झा सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, इस आदेश को हम कैसे देखें? अवैध प्रवासियों को उस जेल के अंदर रखना जिस जेल में अलकायदा, आईएस के आतंकी हैं। राष्ट्रपति खुद कह रहे हैं कि भाई 20,000 से ज्यादा बेड वहां पर खाली पड़े हैं और वो इंतजार कर रहे हैं अवैध प्रवासियों का। सर जी राजेश, देखिए ग्वांटानामो बे जो है वो उन्हीं दिनों से काफी ज्यादा एक्टिव है, जबकि अमेरिकी फोर्सेस या नेटो, अमेरिका लेड नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में एक्टिव थी। अफगानिस्तान में जितने सारे
आईएस लिंक वाले लोग थे, जो खतरनाक मुजरिम थे, उनको वहां से निकाल के ग्वांटानामो बे में रखा गया था, उस जेल में रखा गया था, जिनमें से कि लास्ट जो अलकायदा वाले थे वो छूट के या उनको वहां से निकाल के आज से लगभग 1 साल या 1.5 साल पहले वापस अफगानिस्तान में लाया गया था। तो आज के दिन में ग्वांटानामो बे जो है वो लगभग खाली है, लगभग खाली है। सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग वहां पे जो क्रिमिनल्स हैं वो रह गए हैं। अब जो ट्रंप ने जो अनाउंसमेंट की है, उन्होंने कहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इसमें से जो रेडिकल एलिमेंट हैं, जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, उनको यहां से उठा के उस ग्वांटानामो में बे में डाला जाएगा। और ये काफी लाजमी है। देखिए, ये सिर्फ मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनकी इन्फ्लुएंस अमेरिका में आज के दिन में बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा ये जब ये गाजा में जब एक्टिविटी शुरू हुई थी हमास की, और जब उन हमास के खिलाफ में जब इसराइल एक्शन ले रहा था, तो अमेरिका के लगभग सारे यूनिवर्सिटी को इन मुट्ठी भर जिहादियों ने पैरालाइज कर दिया था। और उसमें सिर्फ ये मुट्ठी भर जिहादी नहीं थे जो अमेरिका में रहते हैं, उनको साथ देने वाले जितने मुस्लिम्स हैं लगभग सारे लोगों ने उनके साथ में दिया था। और हर यूनिवर्सिटी में वो एक टेम्पररी हटमेंट लगा के, कैंप लगा के, वो वहां पे रह के वहां की जो एजुकेशन प्रणाली थी उसको लगभग पैरालाइज कर दिया था। और ये 1-2 दिन नहीं, ये लगभग 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक चलती रही थी, जिसके बाद की वहां की जो सरकार थी उसको एक ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ा था उन लोगों को यूनिवर्सिटी से हटाने के लिए। तो इनके पास में वो कैपेबिलिटी भी है कि सिस्टम को पैरालाइज कर सके, और इनके बीच में वो एलिमेंट्स भी हैं जो कि बिल्कुल रेडिकल हैं, या आप उसको चरमपंथी कह लीजिए या टेररिस्ट कह लीजिए या एक्सट्रीमिस्ट कह लीजिए, ये एलिमेंट उनके पास में है। तो आज के दिन में अगर ट्रंप ने यह आदेश दिया है कि उनके स्ट्रीट पर जो इस तरह के वेगाबॉन्ड जो टेररिस्ट हैं या एक्सट्रीमिस्ट हैं या रेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसको वहां से निकाल के ग्वांटानामो बे में डाल दिया जाए, तो ये उनके लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है। अगर यूएस की जो लीगल सिस्टम है इसमें आड़े नहीं आती है, तो ये 20-30 हजार के जो लोग हैं जो वहां के सड़क पे रहते हैं और वहां पे बिल्कुल खुराफाती गतिविधियां करते हैं, उनको वहां से उठा के वो ग्वांटानामो बे में जेल में डाल दिया जाएगा। ये मुझे लगता है कि ऐसा होगा। ये होगा। चलिए, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रुप कैप्टन बीएन झा सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।